focus. Ideate, innovate, enable. CNBC Awaaz and MCX IPF present The Commodity Classroom. नमस्कार और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और एमसीएक्स आईपीएफ द्वारा प्रेजेंटेड कमोडिटी क्लासरूम में। और बात हम आज यहाँ पर करेंगे बुलियन की, प्रेशियस मेटल्स की। इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अच्छा खासा बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में है शिवांशु मेहता, जो कि हेड बुलियन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के हैं। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी जी हैं, एमडी रिद्धि सिद्धि बुलियन। दिलीप नारायणन हेड है बुलियन ट्रेजरी के मालाबार ग्रुप से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिराग ठक्कर, डायरेक्टर आम्रपाली गुजरात। अरविंदो गायन हेड कमोडिटीज स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड टाटा एसेट मैनेजमेंट से। और फाइनली जिगर संघवी भी हमारे साथ हैं, जो कि पार्टनर है रक्षा बुलियन से। शिवांशु, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। और जिस तरह से हमने कमोडिटी के एक राना पाता हुआ देखा है, काफी लोगों ने इसे सुपर साइकिल भी कहा है। और अगर बुलियन की बात करें तो यहाँ पर सोना चांदी क्लियरली फोर फ्रंट में रहते हैं जब हम यहाँ पर रिटेल और इंडियन इन्वेस्टमेंट की बातें यहाँ पर करते हैं। तो कैसे देखते हैं आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन, और जो हमने स्मॉलर डिनोमिनेशन जो रिटेल प्रोडक्ट्स आते हुए देखे हैं, जैसे 1 kg सिल्वर बार है, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन है, इसमें किस तरह का रिटेल पार्टिसिपेशन है, किस तरह का वॉल्यूम्स आपको बनता हुआ नजर आया? जी हाँ मनीषा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडिसेस, हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उन्हें डिज़ाइन इस तरह किया जाए कि चौतरफा किस्म की जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि फिजिकल हेजर्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडर्स, जॉबर्स, सबको उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट मिले। तो लिहाजा हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है कि बुलियन एज एन एसेट क्लास और स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है। तो को-टर्मिनस विद दैट हमने सिल्वर के 1 kg डिलीवरेबल फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे। देखा जा रहा है कि उनके अंदर तकरीबन 120 टन का डिलीवरी का काम हुआ है सिंस रिसेंट इंसेप्शन। गोल्ड पेटल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दुनिया का पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 ग्राम डिनोमिनेशन में डिलीवरेबल गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी अराउंड कोविड टाइम के दौरान और उसके आसपास इसके अंदर एक बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन दिखी है, और लोगों ने इसे SIP फॉर्मेट में इसके ज़रिए एक्यूमुलेशन भी शुरू की है। इसके अंदर भी लगभग 61,000 कॉइन्स के ऊपर का काम डिलीवरी का भी देखा जा चुका है। तो ये सारे नंबर्स ये दर्शाते हैं कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हेजर्स के द्वारा तो यूज़ होते ही हैं, मगर छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में रिटेल की, जैसा आपने कहा, पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। कोठारी जी, सोना चांदी कोई नया नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए, और एमसीएक्स में जिस तरह की लीड हमने बरकरार रहते हुए देखी है प्रेशियस मेटल्स में और काफी सारी कमोडिटीज में क्लियरली स्ट्रांग है। नए प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर लॉन्च होते हुए देखे हैं, और जैसे शिवांशु कह रहे हैं कि चाहे वो ट्रेडिंग है या हेजिंग है, रिटेल पार्टिसिपेशन है, इन्वेस्टमेंट है, हमने यहाँ पर ग्रोथ बनते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर, और जिस तरह से इसका यूसेज है? एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए आज की डेट में हमारे पास अगर कोई साधन है तो सिर्फ वो गोल्ड फ्यूचर जो हेजिंग कम करते, जो बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, और 100 ग्राम्स के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एक परफेक्ट है। और उसके बाद में नेक्स्ट अभी जो इन्होंने लास्ट ईयर जो ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था, वो एक हेजिंग के लिए, वो प्राइस रिस्क को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट उस ट्रेड के अंदर अभी भी अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हमें प्राइस को जब भी हम सप्लाई और डिमांड के ऊपर जब डिपेंड करता है कि जब मार्केट में या डिस्पैरिटी, जैसा आपने देखा इस यूक्रेन रशिया वार में, जो डिस्पैरिटी मार्केट के अंदर जब आ जाती है, तो हमें एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए इसको यूज़ करना पड़ता है। हेजिंग के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ईच एंड एवरी ज्वेलर्स हैविंग दिस, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, एब्सोल्युटली, नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग बट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी, स्पेशली जिस तरह का आज का माहौल है, हमने यहाँ पर काफी बनते हुए देखी हैं। दिलीप, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। और जैसे हमारे पहले दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो करंट सिनेरियो है रशिया यूक्रेन की वॉर के हिसाब से, हमने सोने चांदी के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल देखे हैं। हमने कुछ घंटों में सोने के भावों में $10 से $40 की मूवमेंट तक यहाँ पर बनते हुए देखी है। सो एज अ ज्वेलर, एज अ पार्टिसिपेंट इस मार्केट में, आपने अपना रिस्क यहाँ पर कैसे मिटिगेट किया? जी, जैसे कोठारी जी ने बोला, बिल्कुल एक सही एवेन्यू जो है आज की तारीख में, इट इज दिस हेजिंग मैकेनिज्म थ्रू दी एक्सचेंजेस। क्योंकि भले करंट सिचुएशन हो या ना हो, द वोलेटिलिटी एक इनहेरेंट रिस्क रहता है गोल्ड इंडस्ट्री में, और ऐसे टाइम पे यू हैव टू लुक आउट फॉर दिस, मतलब हेजिंग एवेन्यूज इज वन ऑफ द बेस्ट way to cover yourself,
हेजिंग एवेन्यूज में जैसे कि हम अभी MCX में करते हैं, और हाँ देयर इज और थोड़ी पार्ट हम GML में गोल्ड मेटल लोन में करते हैं, और थोड़ी पार्ट हम फॉरवर्ड्स जो बैंक के फॉरवर्ड्स है उसमें से करते हैं. बट यस, थ्रू वेरियस ऑल दिस हेजिंग एवेन्यूज इज व्हाट हैज हेल्प्ड अस एट दिस वॉलेटिलिटी टू कवर आवरसेल्फ. जिगर आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बुलियन ट्रेडर्स की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शंस एज अ हेजिंग फॉर इन्वेंट्री, जब हम उसको ऐसे देखते हैं, कितना कामयाब और कैसे आप उसको यूज करते हैं? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि MCX इज अ वेरी गुड टूल फॉर हेजिंग, जो अपन ने सबने बात की और डिस्कस की है. और MCX के अंदर ही अभी इन्होंने लास्ट ईयर जो ऑप्शंस लॉन्च किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर अपना प्राइस और रेंज अगर अपन पकड़ के चलते हैं और मार्केट चलता है तो अपने को अच्छा प्रीमियम मिल जाता है. और उसी की वजह से ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, उनका कॉस्ट कटिंग भी कम हो जाता है, साथ में उनके हाथ में इन्वेंट्री भी रह जाती है. तो इसके लिए ऑप्शन में इफ एनीबडी इज ट्रेडिंग तो काफ़ी अच्छा उनको प्रीमियम मिल जाता है और अपने इन्वेंट्री पे अच्छा रिटर्न मिल जाता है. चिराग, जैसे हम इस वक्त यहाँ पर बाजार को देख रहे हैं जहां पर उठापटक बहुत ज्यादा है, बाजार को लगता है इंटरेस्ट रेट्स भी आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न रह सकती है, सोने चांदी के भाव ऑल ओवर द प्लेस हैं, मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगले 2 साल में यहाँ पर निवेश इन्वेस्टमेंट बेहतर आता हुआ नजर आएगा. आप कैसे देखते हैं इस बाजार को? आप क्या वॉच करना चाहेंगे? द मेजर होगा जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस हैं, जो अभी माना जा रहा है कि 6 से 7 टाइम्स ये साल में रेट बढ़ाए जाएंगे फॉर इंटरेस्ट रेट्स फॉर द फेड. तो वो एक मेजर जगह होगी जहां पे ट्रेडर्स को देखनी चाहिए. सो वो एक मेजर पॉइंट है. और डॉलर रुपी मेरे हिसाब से ये साल में बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी, बिकॉज हम लोग ये देख रहे हैं, बीइंग मी एज अ ट्रेडर, मैं ये देख रहा हूँ कि ये डॉलर रुपी जो लेवल है वो मजबूताई होके 73-74 तक आएगा. तो उससे जो घरेलू सोना चांदी का बाजार है उसके अंदर भाव में काफी मूवमेंट देखी जा सकती है. एक्चुअली ये ऐसा भी एक साल रहा है जहां पर सबने कमोडिटीज की बात करी है और सोना चांदी यहाँ पर अछूते नहीं रहे हैं. पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा जरूर होना चाहिए. और 2-3 साल पहले हम जहां 5-10% की बात कर रहे थे, इस साल, पिछले साल हमने बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट को कहते हुए देखा है कि डबल डिजिट परसेंटेज में आप सोने को अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं. और मैं तो आपसे जानना चाहेंगे, जब यहाँ पर निवेश की बात की जा रही है और जब लेवरेज निवेश की बात की जाती है, तो कैसे पोर्टफोलियो का हिस्सा कमोडिटी एक्सचेंजेस के वाया हम यहाँ पर सोने चांदी में बना सकते हैं? मैं काफी सालों से MCX में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, और आज जो मैं टाटा म्यूचुअल फंड में पिछले 3 साल से फंड मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मल्टी एसेट फंड, जिसमें हमारा MCX काफी हद तक करीबन 25 से 30% तक पार्टिसिपेट करते हैं. तो गोल्ड सिल्वर में MCX में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे बेहतर पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, एक है लिक्विडिटी, जो स्पेशली हमको फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा खासा मिल जाता है. इसके अलावा जो मार्केट में हमने अभी देखा, काफी हद तक वोलेटिलिटी होने के बावजूद मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी आए, जैसे मान लीजिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हमने अभी बात किया. हालांकि पार्टिसिपेंट जो है स्पॉट टू फ्यूचर कर पाते हैं, एज ए म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट हम फ्यूचर टू फ्यूचर कर पाते हैं, स्प्रेड्स कर पाते हैं, या डायरेक्शनल लॉन्ग भी कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि MCX में जो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स आए हुए हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे डिनोमिनेशंस में, एज ए म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन और एज एन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, हमको जो लार्ज डिनोमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हेल्प करते ही हैं डेफिनेटली. इनफैक्ट कभी कभी हम ये स्मॉल डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ भी पार्टिसिपेट करते हैं. ऑप्शंस को हम और लिक्विडिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी वो हेजिंग के टूल के हिसाब से काम करता है. और ओवरऑल जो एक डिवॉल्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है MCX में, कि ऑप्शंस कन्वर्टिंग इनटू फ्यूचर एंड देन डिलीवरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है. क्योंकि अगर हमको डिलीवरी लेना भी है तो हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना होता है कि ऑप्शंस लेकर के फ्यूचर में कन्वर्ट करना सस्ता होता है या डायरेक्ट फ्यूचर लेकर के डिलीवरी लेना सस्ता होता है. तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी रह जाता है हमारे लिए कंपैरिजन करने के लिए. सो कुल मिला के अगर मैं बताऊं, डेरिवेटिव्स जो हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव, जो सेबी उसको डिफाइन करता है, MCX एक बेहतरीन एक्सचेंज हुआ है पिछले कई सालों से. और गोल्ड सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट जो है काफी हद तक पार्टिसिपेट हर कोई करते हैं, और हम एज ए इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन वी आर वेरी एक्टिवली
participating into these two contracts. काफी सारी कॉन्वर्सेशंस हुई और एक कोठारी जी ने पीछे एक बात करी थी यहाँ पर प्राइस डिस्पैरिटी की, जो कि आर्बिट्राज के लिए यहाँ पर काफी बेहतर है। लेकिन अगर हम एक्सचेंज मैकेनिज्म को देखें कोठारी जी, तो आपको लगता है कि जो लिक्विडिटी है यहाँ पर वो प्राइसेस डिस्पैरिटी जो है उसको एक काफी हद तक इरेडिकेट करती है? किस तरह से आप वो कामकाज होता हुआ देखते हैं? देखिए, नो डाउट है कि लिक्विडिटीज काफ़ी, अभी आज की डेट में आप देखो तो लिक्विडिटीज काफ़ी फ्री है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी आप जैसे देखोगे कि इक्विटी मार्केट में अभी गोल्ड के अंदर हमें रिफाइनेंसिंग की अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। वंस द इट्स कम्स अंडर ईजीआर, और ईजीआर जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में हमें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अब हमें फंडिंग की जो होती है, जिसमें बैंक आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें फिर फंड्स के पास जाना पड़ता है, जिसके पास में एक्सेस फंड होता है उसको हम लोग यूज़ करके और उनके फंड के थ्रू हम लोग इसको हेजिंग करते हैं। नहीं तो जो मार्केट में जो डिस्पैरिटी होती है, अगर वो चीज़ माल हेज नहीं करेंगे, फिजिकल माल को हम लिफ्ट नहीं करेंगे, उसको रिफाइन में नहीं करेंगे, तो ये डिस्पैरिटी बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अब आप देखोगे धीरे धीरे प्राइस एक $150 हायर होके फिर वापस नीचे आ गया, तो जिससे अब धीरे धीरे डिस्पैरिटी कम होते जाते हैं। तो एजिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट है, और धीरे धीरे आप देखोगे तो इसमें लिक्विडिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वंस एक बार ईजीआर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसमें भयंकर लिक्विडिटी आ जाएगी, और मुझे लगता है कि इसके आने के बाद में एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है वो 5 फोल्ड और बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हेज करने के लिए तो एक्सचेंज में ही जाना पड़ता है। स्पॉट वर्सेज फ्यूचर हो जाएगा फिर सामने सामने। CNBC Awaaz and MCX IPF present the Commodity Classroom. CNBC Awaaz and MCX IPF present the Commodity Classroom. एक और फिनोमेना या पैटर्न जो हम बाजार में आता हुआ देखते हैं चिराग, वो ये कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो एक सेफ हेवन की तरह से ऊपर जाते हैं भाव, फंड्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन जो फिजिकल मार्केट्स है वो एकदम यहाँ पर ड्राई हो जाती है। हमने जितनी बार भी यहाँ पर मार्च के महीने में सबसे बात करी, जब यहाँ पर सोने के भाव दिन में 40, 50, $60 की मूवमेंट दे रहे थे, सब ज्वेलर्स ने यही कहा कि हाँ, फिजिकल मार्केट्स एकदम सूखी पड़ी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट जरूर हो रही होगी, ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस जरूर ऊपर जा रहे हैं और हम यहाँ पर प्राइसेस स्क्रीन पे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फिजिकल मार्केट्स में इतने खरीदार नहीं है। इस सिचुएशन में यहाँ पर बाजार क्या करता है? यूजुअली जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे जब भाव बढ़ते हैं तो एक लेवल के लोग होते हैं जो उसको वापस रीसेल करते हैं, और वही रीसेल जब आता है, जैसे आज से 10-15 दिन पहले जब सोने का भाव 55,000 के ऊपर चला गया तो मंडी में कोई फिजिकल व्यापार नहीं था, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने निचले भाव पे निवेश किया था वो उनका मुनाफा बुक करने के लिए फिजिकल, जिन्होंने मेटल लिया था वो फिजिकल सेल करने आ गए। तो वो जो साइकिल है, वो साइकिल जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है, जब इतना बड़ा वॉलेटिलिटी आता है, तो ये मार्केट आती है और फिर वापस वही का वही मेटल वापस जब नीचे भाव आता है तो वही का वही निवेशक वापस उसको लेने आता है। और अरविंद, ये सवाल आपसे है, सोना एज एन एसेट क्लास की अब यहाँ पर बहुत आराम से बात होने लगी है, स्पेशली पिछले 1-1.5 साल में तो यहाँ पर इंटरेस्ट सोने में बहुत ही बड़ा है। ट्रेजरीज की बात करते रहे हम, क्रिप्टो करेंसीज की बात करते रहे, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आया हमने यहाँ पर सोने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डिमांड आते हुए देखा है। कितना हिस्सा आप देखते हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर कमोडिटी एक्सचेंजेस को यूज करते हुए? मुझे लगता है अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है ऑप्शन सिखाना और सीखने में। जैसे हमने अभी बात किया कि ज्वेलर्स को ऑप्शंस प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि हेजिंग कैसे किया जाता है ऑप्शंस के थ्रू में। ये चीज रिटेलर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है या हम लोग फंड मैनेजर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। तो मुझे लगता है कमोडिटी एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स का एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। धीरे धीरे जैसे हमारे एनएससी में या बीएससी में एफ&ओ बहुत एक्टिव हो चुका है काफी सालों से, करीबन 20 साल होने को आज 20 साल से ज्यादा हो गया है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में ये जस्ट की अंडरलाइंग अलग है, वहाँ पे इक्विटी ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कमोडिटीज डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, गोल्ड सिल्वर या अदर कोई और भी कोई कमोडिटीज ट्रेड करते हैं। तो एफ&ओ का अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बिल्ड होगा और जब पूरी तरह समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है जैसे आज की डेट पे अगर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की, एफ&ओ में बिजनेस कैश से बहुत ज्यादा होता है, यही पैटर्न ही आगे जाकर के कमोडिटी में ही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है आगे बढ़ते जाएगा।
और जैसे हमने यहाँ पर बात की है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अब यहाँ पर, बॉन्ड से लेके ईटीएफ और ई गोल्ड और डिजिटल गोल्ड, बहुत सारे विकल्प हैं अब यहाँ पर सोना खरीदने के। एक्सचेंज की सिर्फ यहाँ पर अगर हम शिवांशु बात करें तो हमने फ्यूचर से शुरुआत करी, फिर ऑप्शंस आए, इंडेक्स ट्रेडिंग आई, रिसेंटली सेबी ने यहाँ पर ऑप्शंस ऑन इंडेक्स ट्रेडिंग भी कहा है। हम ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर बात करते रहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर प्रपोजल है कि उनको भी यहाँ पर मार्केट्स में शामिल किया जाएगा। तो सेबी एज अ रेगुलेटर ने यहाँ पर काफी सारी कोशिश करी है कि हम यहाँ पर और प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स लाने की कोशिश करें। जिस तरह से अब ये बाजार यहाँ पर खड़ा है, चाहे वो हेजिंग की बात है, आर्बिट्राज की बात है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात है, कैसे देखते हैं आप ये ग्रोथ? काफ़ी अरसे से ये डिज़ायर था कि इंस्टीट्यूशंस जो ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं और ये सब नए प्रोडक्ट्स हैं जो इंडेक्स स्पेशली है, ऑप्शंस हैं, इनको लाया जाए। तो आई थिंक हर एक प्रोडक्ट अपनी जगह बना रहा है। जैसा आपने देखा पिछले साल इंडेक्स, बिकॉज ये बुलडेक्स जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक निवेशक का एंगल देखते हैं कि उसके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन के रह सकता है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर एक निर्धारित रेशो में मौजूद है। इसी तरह से ऑप्शंस इस्टेब्लिश होता हुआ देखा गया है, ना सिर्फ गोल्ड में 1 kg में, सिल्वर 30 kg में, और अभी रिसेंटली हमने सिल्वर 5 kg का ऑप्शन लॉन्च किया था। आते समय में आप और इनोवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्रोडक्ट्स की तरफ भी देख सकते हैं। और जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का सवाल है, वो भी आप देखेंगे किस तरह से धीरे धीरे वो एक्चुअलाइज होता दिखेगा। और इन सब के चलते जो कॉन्ट्रैक्ट्स की लिक्विडिटी है, लॉन्गर ड्यूरेशन की लिक्विडिटी है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और एक तरफ हेजर और रिटेलर बहुत अरसे से चलते आए हैं, इसके अलावा जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एक मौका मिलेगा और उससे मार्केट्स डीपन और वाइडन और भी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। कोठारी जी, ये सवाल आपसे है। हम जब बहुत सारे एसेट क्लासेस देखते हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं किसी ब्रैकेट में भी डाल देते हैं, क्योंकि जैसे जब क्रिप्टो आया तो बाजार में ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये यंगर टेक सेवी जनरेशन के लिए है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, आपने डाला और या तो पैसा गायब है या फिर आपने यहाँ पर मुनाफा कमाया है। ट्रेजरीज, इक्विटीज, सोना आप फिजिकल में ले रहे हैं या एक्सचेंज में ले रहे हैं, उसको भी बहुत कैटेगरीज में डाला गया है कि यंगर जनरेशन फोन पे सब कुछ खरीदना बेचना चाहती है। तो जो इतने सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप एक्सचेंज की अहमियत और एक्सचेंज को किस लेवल पे बनता हुआ देखते हैं इन्वेस्टर्स के तौर पे? देखिए, आपकी बात सही है कि प्रोडक्ट कितने आगे, बट एक्सचेंज की लेवल पे अगर आप बात करोगे तो एक्सचेंज की लेवल पे सिर्फ मुझे लगता है कि जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी के लिए इसको यूज करना चाहिए। जैसे आपने क्रिप्टो का कहा, ये बात एकदम फैक्ट है कि अभी हमें सबसे ज्यादा डर जो यंग जनरेशन है, जो मूवमेंट क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, उससे हमें किस हद तक गवर्नमेंट को उसको रोकना चाहिए। बाकी देखिए, अगर फिजिकल साइड में आप देखते हो तो नो डाउट है कि जो 60-65% गोल्ड होता है, जिसमें आपने देखा फ्रॉम बर्थ टू लेके डाइथ तक गोल्ड का यूज होता है, बट यंग जनरेशन को हमको उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें उस पर सोचना पड़ेगा। अगर ये यंग जनरेशन जो हमारी क्रिप्टो के तरफ अगर चली गई तो इसमें गोल्ड के लिए तो नुकसान है ही है, पर हमारी पूरी कंट्री के लिए भी नुकसान है, क्योंकि लोगों को अगर एक बार इजी मनी की जो आदत लग जाती है, फिर वो फिजिकल साइड में या फिर कमोडिटी साइड में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन, इतने इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, उसमें वो लोग इंटरेस्ट जल्दी नहीं लेंगे, बिकॉज एवरीवन है गेटिंग इजी मनी। अगर हम 30, 40, $50 की मूवमेंट दिलीप यहाँ पर रोजाना देखने वाले हैं, जैसे कोठारी जी ने भी कहा कि वॉलिटिलिटी बहुत बनी रह सकती है, तो एज अ ज्वेलर आप इस बाजार को कैसे देखते हैं? किस तरह की फिजिकल बाइंग, किस तरह की मूवमेंट यहाँ पर फिर देखने को मिल पाएगी? The price volatility has really impacted the retail business. हमारा लगभग 30 से 40% जो बिजनेस है वो नहीं है, because people are buying spree नहीं है अभी जो रिटेल में है, और especially साउथ मार्केट which is known to be जो सोने का मेन मार्केट है, वो वहाँ यहाँ पे काफी डल है अभी। We are also getting a lot of old gold, scrap gold, which is coming in because people जो ये अच्छा प्राइस में, there are a lot of people who would like to बेच के फिर then they will wait to buy it on a later stage when the price comes down. वो काफी हो रही है, जो हमारा जो एंटायर सेल का लगभग 30 से 40% अभी उसमें वो ओल्ड गोल्ड में आ रहा है, which is a welcoming thing at this kind of a season. So yes, this volatility has definitely hit the retail industry very badly.
और उसका फुल फायदा भी यहाँ पर उठाया जाना चाहिए। शिवांशु, आपके फाइनल कमेंट्स। आपने सभी को यहाँ पर सुना है क्लियरली। डिफिकल्ट टाइम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वॉर, प्रीमियम, सैंक्शंस, आगे जाकर इन्फ्लेशन कंसर्न्स। एक लैंडस्केप तो काफी हद तक तैयार है। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे पहले जो है वो लिक्विड हो चुके हैं और नए इंस्ट्रूमेंट्स आते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है पार्टिसिपेशन। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो पहले नहीं थे वो भी आ रहे हैं। जो प्रिवेलिंग जो डिस्पैरिटीज का जहाँ तक सवाल है, तो डेफिनेटली एक्सचेंज के माध्यम से उन्हें मीट किया जा सकता है, चाहे अपॉर्चुनिटी चाहे थ्रेट, दोनों नजरियों से उन्हें मिटिगेट किया जा सकता है। और जैसा कहा जाता है कि लिक्विडिटी बिगेट्स लिक्विडिटी, वी आर एट दैट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर ऑल दीज positive changes are being absorbed and we are waiting for the next move. जी हाँ, काफी सारा पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस हमने यहाँ पर सोने चांदी में बनता हुआ देखा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प जिसका लोगों ने फायदा भी उठाया है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, SIPs भी लोग करने लगे हैं। एंड क्लियरली हेजिंग के लिहाज से तो इससे बेहतर प्रोडक्ट है ही नहीं, जैसे हमारे सभी पैनलिस्ट ने यहाँ पर कहा। काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी आज का एक शाम हमारे साथ यहाँ पर बिताने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। CNBC Awaaz and MCX IPF present the Commodity Classroom. Focus, ideate, innovate, enable.